फ्रॉम यूलिसेस। लाइंस का मतलब क्या है कि वी हैव द होल पोम? नो, लाइंस का मतलब है वी आर गिवन सम स्पेसिफिक लाइंस जिसमें से हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये लिखी किसने है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पोम को लिखा। ओके एवरीवन, अब आगे चलते हैं और आगे चल के कुछ पोइट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज अ ब्रिटिश पोइट, यानी कि इनका भी ताल्लुक ग्रेट ब्रिटेन से। ही वाज बोर्न इन 1809, ही डाइड इन 1892। ही वाज द पोइट लॉरिएट मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन। लॉरिएट एक ऐसी पोजीशन होती है, एक ऐसी पोस्ट होती है जो इस पर गवर्नमेंट आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हायर करती है। ओके, तो यहाँ पे ज़ाहिर है हर पोइट नहीं जाके बन सकता, बल्कि बहुत वो लोग जो अपने काम में महारत रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, उन्हीं को ये दिया जाता है। तो क्वीन विक्टोरिया की जो रेन, यानी कि उनकी जो हुकूमत थी, उनकी जो बादशाहत थी, उसके दौरान में ही वॉज द पोइट लॉरिएट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और एक और बात जो MCQs में आ सकती है वो ये है कि इनसे पहले पोइट लॉरिएट कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। In 1892, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक अपनी पोम लिखी थी तिम्बुक्तू के नाम का, और वो बहुत ज़्यादा उसे एक प्रेस्टीज हासिल है इंग्लिश लिटरेचर में, और उसी की वजह से इनको ये चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था। ही पब्लिश हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन। कौन सी पोम थी वो? चीफली लिरिकल, यानी कि नाम था उसका लिरिकल, 1830 में। उसके बाद क्लैरेबल, मैरियाना, ऐसी इनकी पोम्स हैं जो कि आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो पब्लिश इन द सेम बुक। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज द लीडिंग पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज ऑफ इंग्लैंड। आपके पास इनका एरा भी सामने आ गया। ऊपर हमने पढ़ा ही था कि क्वीन विक्टोरिया के अंडर इन्होंने सारे काम किए हैं, तो जाहिर है विक्टोरियन एरा ही होगा इनका, और कौन सा एरा होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूलिसेस की असल में ये पोम जो थी, या लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन से पहले एक पोइट थे जिनका नाम था होमर, ठीक है। और उन्होंने अपनी एक पोम लिखी थी जिसका नाम क्या था? ओडेसिस। यूलिसेस जो है बेसिकली आपके पास एक मॉडर्नाइज नेम है किस इंसान का? ओडेसिस उनका असल नाम था, और उनका मॉडर्नाइज वर्जन क्या बन गया? यूलिसेस बन गया, ठीक है। ओडेसिस अब थे कौन? सवाल ये है। ओडेसिस आपके पास थे ग्रीक मिथोलॉजी में बहुत बड़े हीरो हैं, उनको वॉर हीरो भी कहा जाता है, एडवेंचर स्पिरिट का भी उनके लिए उनको स्पेसिफिक बनाया जाता है। उसकी वजह क्या है कि ग्रीक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी जंग है जो कि थी आपके पास ट्रोजन वॉर के नाम से। इसको हम ट्रोजन वॉर बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये जंग लड़ी थी ग्रीक लोगों ने किनके साथ? ट्रॉय के लोगों के साथ, सिटी ऑफ ट्रॉय के साथ। तो ट्रोजन वॉर का मतलब है इन ग्रीक्स की लड़ाई किससे हुई थी? सिटी ऑफ ट्रॉय के लोगों से। अब ये बहुत एक मजबूत किला था सिटी ऑफ ट्रॉय का, इसको किसी तरह से भी ये ख़त्म नहीं हो पा रहे थे, इनका डिफेंस ही नहीं तोड़ पा रहे थे ग्रीक लोग। तो फिर इन्होंने किया क्या था? यही जो आपके पास ओडेसिस हैं या यूलिसेस जिन्हें आप कह सकते हैं, इन्होंने एक अपनी प्लान बनाया था। और वो प्लान क्या था? वो ये था कि दे मेड अ वेरी ह्यूज जायंट हॉर्स, लेकिन अंदर से वो हॉर्स बिल्कुल हॉलो था, ठीक है। इनका प्लान क्या था कि हम इस हॉर्स को लेके जाएंगे और हम उन सिटी ऑफ ट्रॉय के किले के सामने से खड़ा कर देंगे। दे वुड ऑब्वियसली कम आउट एंड दे वुड ट्राई टू सी कि क्या है इसके अंदर, वो अंदर लेके जाएंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। अब इस जायंट का मतलब खाली हॉर्स के अंदर कौन लोग बैठे हुए थे? सारे के सारे ग्रीक वॉरियर्स बैठे हुए थे, लड़ने वाले लोग। सो वंस दे वेंट इनसाइड द कैसल, खुद ही लेके गए सिटी ऑफ ट्रॉय के लोग, इन्होंने वहाँ से बाहर निकले एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग, और इस तरीके से वो पूरा जो ट्रॉय का इतना मजबूत किला था उस पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। एंड ये सारा किसका प्लान था? ये प्लान था ओडेसिस, जिनका लैटिन नेम या मॉडर्नाइज नेम आपके पास क्या है? यूलिसेस कह सकते हैं, ठीक है एवरीवन। और ये होमर का जो मैंने नाम लिखा है, ये पोम जो हम पढ़ रहे हैं यूलिसेस, ये बाद के ज़माने की पोम है। इसी इंसान के ऊपर सबसे पहले किसने पोम लिखी थी? होमर ने लिखी थी, ठीक है। होमर ने लिखा था ओडेसिस इन्हीं इंसान के बारे में, और लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने मे बी उसी पोम से इंस्पायर होके फिर दोबारा से उसको अपने अंदाज में लिखा है, ठीक है। ओके, तो एक तो इनके मशहूर होने की ये वजह है। दूसरा यूलिसेस के मशहूर होने की वजह क्या है? दूसरा उनके मशहूर होने की वजह यही है उनके एडवेंचरस स्पिरिट, उनका कभी ना डरना, उनका आगे बढ़ते रहना, चले जाना, सही है। दीज आर द टू थिंग्स व्हाई ही इज फेमस, ठीक है भाई। ये everybody clear with this? Ulysses is the Roman name. It was originally written in 1833
और उसके बाद 1842 में दोबारा उन्होंने उसको पब्लिश किया कुछ एडिशंस और मॉडिफिकेशंस के बाद। दिस पोम इज़ रिटन इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग। किसी को याद है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? लाइक अ स्पीच जो कि एक कैरेक्टर अपने डायलॉग में बोले और उसी के ऊपर पूरा सीन आपका डिपेंड कर रहा हो। तो यहाँ पे भी जो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है इन द होल स्पीच जो स्पीकर है वो पोइट नहीं है बल्कि यूलिसिस एज ए स्पीकर बात कर रहे हैं। तो ही इज़ गिविंग हिज ओन ओपिनियन, ही इज़ गिविंग हिज ओन कैरेक्टर स्पीच। वेरी गुड। तो दैट इज़ अ मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मतलब ड्रामेटिक अंदाज में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है ब्लैंक वर्स। और ब्लैंक वर्स कौन सी होती है? राइमिंग एंड प्रॉपर फुटरमीटर। आगे चलते हैं। यूलिसिस वांट्स टू सेट आउट ऑन अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। अब पोम में स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये ट्रॉय की जंग नहीं है बल्कि पोम में सब्जेक्ट है यूलिसिस की जर्नी, यूलिसिस के एडवेंचर के बारे में, राइट। और यहाँ पे यूलिसिस जो हैं जिस अपने स्पीच कर रहे हैं वो उसमें अपने साथियों का या अपने दोस्तों का मोरल बूस्ट कर रहे हैं ताकि दे ऑल कैन गो एंड गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। हालांकि दे आर इन ओल्ड एज नाउ, जाहिर सी बात है अपनी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, बट यूलिसिस इज़ मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग देम कि आपने अपने इस मकसद के लिए निकल चलना है। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था कि यूलिसिस इस सफ़र पर निकले तो बट बिफोर ही कुड गेट टू हिज डेस्टिनेशन वो उस रास्ते में ही उसके परसूट यानी कि उस मकसद की तलाश में ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है एवरीवन, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। ये आई होप सबको समझ आ गया होगा। फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट। हमने अभी पढ़ा ड्रामेटिक मोनोलॉग और ये जो है यूलिसिस एज ए स्पीकर बात कर रहे हैं। आप यूलिसिस क्या कह रहे हैं? माय मरीनर्स। मरीनर्स का मतलब क्या होगा? मरीन से निकला है ये वर्ड। मरीन का मतलब होता है समंदर या ओशन। तो मरीनर्स कौन होंगे? ओशन के ऊपर, यस, सी या सेलर्स। वेरी गुड। यानी कि वो लोग जो कि अपने समंदर के सफ़र पे चले जाते हैं उनको हम मरीनर्स बोलेंगे। तो अपने मरीनर्स यानी कि अपने सेलर्स से स्पीच कर रहे हैं या उनसे बात करते हुए बोल रहे हैं। सोल्स दैट हैव टॉयल, उन लोगों को अपने आप को बता रहे हैं कि हम कौन लोग हैं? हम वो सोल्स हैं, हम वो लोग हैं दैट हैव टॉयल्ड। टॉयल्ड का मतलब सबको पता होगा, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, राइट। एंड रॉट का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। यानी कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत, मशक्क़त और हार्ड वर्क में गुजार दी। वी वर द पीपल हु लेबर थ्रू ऑल द डिफ़िकल्टीज़ एंड थॉट विद मी। और हम वो सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब हमने हर काम मिल के किया, ठीक है। दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम लोग। लेकिन ये सारे मुश्किल तरीन काम, अब आपको पता है जो समंदर का सफ़र, इट्स द वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जर्नीज, वॉयजेस, सबसे डिफ़िकल्ट वही होता है। लेकिन कह रहे हैं कि हमने उन तमाम मुश्किलात का जो उन सफ़र में आती थी या जो उसके अलावा भी थी, वी हैव ऑल फेस देम। कैसे? फ्रॉलिक वेलकम लोग, यानी कि कभी भी हम घबराए नहीं, हमने चेयरफुली वेलकम किया। चाहे वो कोई फिर वेदर की हार्डशिप हो या फिर वो कोई और सिचुएशन हो, किसी इंसानों का कोई डर हो या एनिमीज़ हो कोई, वी हैव ऑलवेज फेस देम विद अ हैप्पी वेलकम लोग, ठीक है। अब ये उसमें एग्जांपल क्या दे रहे हैं? थंडर यानी कि कोई वेदर का मसला आ जाए, सनशाइन या फिर अपोज कोई इनके एनिमीज़ हो, जो भी मुश्किल हो हमने हमेशा सामने खड़े होकर मुकाबला किया। फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड्स, यू एंड आई आर ओल्ड। आखिर में बोल रहे हैं कि फ्री हार्ट्स, हम ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं की। हम हमेशा आज़ाद रहे अपने हिसाब से, इंडिपेंडेंट, वट एवर वी वॉन्टेड, वेर एवर वी वॉन्टेड, हमने वो काम किया, ठीक है। बट अब क्या कह रहे हैं? यू एंड आई आर ओल्ड। मैं और तुम अब क्या हो गए हैं? अब बूढ़े हो गए हैं। तो इन द प्रीवियस 4 लाइन्स व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ रेमिनिसाइजिंग अबाउट देयर पास्ट, कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की, उन अचीवमेंट्स को कैसे हासिल किया, राइट। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। आखिर में कह रहे हैं कि बेशक हम ओल्ड एज में हैं, हैथ का मतलब इट हैज़ हिज ऑनर, ओल्ड एज में इसका ऑनर भी है। ज़ाहिर है लोग आपके पीछे के एक्सपीरियंस को देख के आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं कि भाई इन्होंने इतना सफ़र किया, इन्होंने इतना एक्सपीरियंस है। आपको लोग एडवाइस, काउंसलिंग भी आपसे लेते हैं, कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ ऑनर के इसमें टॉयल भी है, यानी कि ओल्ड एज में फिर आपके पास मुश्किलात भी हैं, आपके लिए कोई सफ़र करने की सिचुएशंस भी हैं, हार्डशिप्स भी आती हैं, जाहिर सी बात है। कैन समबडी टेल मी कि ओल्ड एज में क्या हार्डशिप्स हो सकती हैं? यानी कि व्हाट ही इज सेइंग, ऑनर के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ ओल्ड एज ज़िंदगी में मुश्किलात भी लेके आता है। सो परफेक्ट। डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग एयर द एंड। अभी एक कमेंट था लाइवा का, सेंस एवरीथिंग। 7 डेज में हमने ये पढ़ा था, आखिर में आके सब खत्म हो जाता है। यहाँ भी वो वही बात बेसिकली बता रहे हैं आपको, शेक्सपियर की तरह ये भी क्या कह रहे हैं? डेथ क्लोजेज ऑल, आखिर में जो जिंदगी का एंड है वो डेथ है, और व्हेन इट कम्स सब कुछ खत्म, फिर कुछ भी नहीं बचता। समथिंग एयर द एंड, तो कह रहे हैं कि इससे पहले कि वो सब सफर चैप्टर आपका क्लोज हो जाए जिंदगी का, व्हाट ही सेइंग, लेट्स डू समथिंग एयर बिफोर द एंड।
यानी कि वो कह रहे हैं हमें पता है कि हम ओल्ड एज में हैं, अब कुछ टाइम बाद हम सबकी डेथ भी हो जाएगी, एज डेथ ऐसे ही होती है, लेकिन वो कह रहे हैं इस एंड से पहले, लाइफ के इस जिंदगी के चैप्टर को एंड करने से पहले वी शुड डू समथिंग बिफोर इट। किस तरह का काम? सम वर्क ऑफ नोबल नोट, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि नोबल नोट, बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत ऑनरेबल काम हो, मे बी अपने मुल्क की सर्विस के लिए, राइट, मे बी जंग के ऊपर जाके, मे बी किसी की हेल्प कर, यानी कि समथिंग दैट्स ऑफ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल नेचर। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा काम करना होगा दैट इज फिटिंग फॉर द मैन, यानी कि हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हार्डशिप्स में गुजारी है, तो नाउ वी हैव टू डू समथिंग जो कि हमारी उस लाइफ को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करे। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर आखिर में हमें कुछ करना भी है एंड से पहले, तो इट शुड बी समथिंग कि लोग देख के बोलें यार ये तो वो लोग थे जिन्होंने सिटी ऑफ ट्रॉय में उन्होंने कैसी लड़ाई की थी, तो उसी को वो रेफरेंस करें कि वी हैव टू डू समथिंग कि लोग बोलें कि भाई इन लोगों का मुकाबला तो बाकी कोई नहीं कर सकता। दैट इज फिटिंग फॉर द मैन दैट बैटल्ड विद गॉड्स। अब ये आपके पास एक इमेजरी में बात हो रही है, यानी कि हमने हर मुश्किल का सामना कर लिया, हर चीज़ का, अब आखिर में भी कोई ऐसा काम करना है जो उस चीज़ को डिक्रीज ना करे बल्कि उस वाली चीज़ को और कॉम्प्लीमेंट करे, हमारी पास की अचीवमेंट्स को। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, आपको थोड़ा सा सीन बता रहे हैं कि इनके आसपास क्या हो रहा है, दे मस्ट बी नियर द सीज, ऐसे बात तभी वो स्पीच करेंगे चलो कश्मीर में बैठे और चलें, तो करें द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। ट्विंकल का मतलब है कि दिन अब खत्म होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, रात में कन्वर्ट हो रहा है, तभी जो ब्राइटनेस है सन की आहिस्ता आहिस्ता स्टार की ट्विंकल्स में तब्दील हो रही है, राइट। रॉक्स का मतलब यहाँ पे है हिल्स या माउंटेन, तो कह रहे हैं जरा और से देखें कि किस तरीके से दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रात में तब्दील हो रहा है। द लॉन्ग डे वेन्स, वेन का मतलब क्या होगा, इट्स एंडिंग, खत्म हो रहा है आपका दिन। द स्लो मून क्लाइम्स, रात हो रही है, द मून इज गोइंग अप ऑन द स्काई। द डीप मोन्स राउंड विद मेनी वॉइसेस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डीप इज मोर्निंग, तो ये डीप क्या चीज़ हो सकती है, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि डीप का मतलब है कोई बहुत गहरी चीज़, और यहाँ पे डीप सी के लिए यूज हो रहा है, वेरी गुड। और मोन का मतलब है कुछ बोलना, कुछ आवाज़ें निकालना, तो सी जो है बेसिकली वॉइसेस का मतलब है द ओशन इज कॉलिंग देम कम माय फ्रेंड्स। ये कम माय फ्रेंड्स जो है दिस इज समथिंग जो कि लोगों को ओशन से आवाज़ आ रही है, थ्रू द वेव्स, यस, नॉट ऑक्सीमोरन, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि सी तो बात नहीं कर सकता ना, तो मोन का मतलब है कुछ आवाज़ निकालना, कुछ बात करना। अब हम ह्यूमन क्वालिटी सी को दे रहे हैं जो कि एक नॉन ह्यूमन चीज़ है, पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द सी कॉलिंग देम फॉर, द सी इज सेइंग कम माय फ्रेंड्स, यानी कि वो इनवाइट कर रहा है कि चलो अपनी जर्नी को आगाज करें, हम भी यहाँ से कंटिन्यू करें और आगे चलें किसी और नए सफर पर, ठीक है। क्लियर एवरीवन? मीनिंग भी सारे समझ आ गए हैं सबको? वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट स्टैंजा, अब आपके पास सिर्फ टी लिखा है, टी का मतलब है कि हम इसे बोलेंगे टी इज नॉट टू लेट, इट बोलेंगे, वेरी गुड लाइबा, इट। अपनी स्पीच में वो आगे लोगों का मोटिवेशन भी तो बढ़ाना है, मैं सारी बातें चलो अपने पास में ये सब कुछ किया, ये हुआ वो हुआ, सी भी बोला, लेकिन आप हाउ विल यू गिव द मोटिवेशन टू पीपल कि अब अपने दोबारा इस एज में सफर का आगाज करना है। तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वो क्या करें, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। अब न्यूअर वर्ल्ड का मतलब क्या है कि हम अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लैनेट के ऊपर चले जाएं, नो, न्यूअर वर्ल्ड का मतलब है न्यू एडवेंचर्स, न्यू एक्सपीरियंसेस। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी बोर हो जाते हैं, एक एक तरह का खाना खा रहे तभी इंसान बोर हो जाता है, राइट। रोज कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज से वापस आ रहे हैं, फिर क्लास ले रहे हैं, फिर आप एक रूटीन में हम खुद भी बोर हो जाते हैं। सो ही इज ऑल्सो टेलिंग दैट कि जिंदगी में कभी वक्त नहीं गुजरता किसी नई एडवेंचर के ऊपर जाने की, कोई नई एक्सप्लोरेशन करने पे, कोई नई एक्सपीरियंस हासिल करने पे। ह्यूमन नेचर इसी चीज़ को इसी चीज़ के लिए काम कर रहा होता है। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइल, आप क्या करें, पुश ऑफ, किसको पुश ऑफ करेंगे, लोगों को पुश ऑफ करके समंदर में फेंक देंगे, चलो भाई स्विमिंग करके हम अपना नई न्यूअर वर्ल्ड तलाश करना। What would you mean by saying push off? The ships, the boat, exactly. अब कहने कि अपनी शिप्स को, अपनी बोट को जिसमें भी बैठ के अपना सफर का आगाज करने के लिए पुश इट ऑफ, अपने साहिल से कोस्ट से निकाल के इसको आप समंदर में ले जाएं, सिट इन ऑर्डर और अपनी अपनी पोजीशन संभालें। अब आपको पता है कि जो शिप होती है उसको कंट्रोल कोई और कर रहा होता है, फिर उसके ऊपर जो एंकर कोई और गिराता है, हर चीज़ की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऑब्वियसली बात है। तो स्माइट का मतलब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने अपने जो भी आपके ऑर्डर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग सबके साथ बैठ जाए, ठीक है। और स्माइट का बेसिकली मतलब क्या होता है, समंदर में जब भी आप कश्ती या बोट को भी चलाते हैं तो आपको पानी के अगेंस्ट काम करना होता है, ऐसा ही। तो स्माइट का मतलब होता है कि हम कोई ब्लो मारें लेकिन बहुत जोर से, यानी कि टू हैवीली ब्लो समथिंग। अब वाटर को स्माइट करने का मतलब क्या है कि आप वाटर के अगेंस्ट जा रहे हैं, स्विमिंग करते हुए, अपनी कश्ती को चलाते हुए, स्ट्रोक्स मार मार के, सही है, स्ट्राइक हैवीली, बिल्कुल ठीक। द साउंडिंग फरोज फॉर माय पर्पस होल, साउंडिंग फरोज अभी हमने कुछ दिन पहले प्रीलियम पेपर में भी सॉल्व किया था। साउंडिंग फरोज का मतलब क्या है, साउंडिंग का मतलब तो आवाज़ है, फरोज का मतलब क्या होगा, द वेव्स, वेरी गुड। तो कहने की जो नॉइजी वेव्स हैं, जो समंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, दे आर टेलिंग यू योर रीजन, दे आर गिविंग यू योर पर्पस, और आपका पर्पस क्या है कि आपने सफर पे जाना है, और वो सफर की मंजिल क्या है, टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। अब यहाँ पे हम बात एक हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन में बात करें कि बियॉन्ड द सनसेट, अब सूरज की दूसरी साइड को जा सकता है क्या, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सेल बियॉन्ड द सनसेट इज हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन कि बस आपने सफर इज कोई मंजिल नहीं है, बस आप चले जा रहे हैं, एक पर दूसरा पर तीसरा पर, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। एंड द बैच ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, ग्रीक्स बिलीव करते हैं कि आप अगर समंदर में, ओशन में सफर करते रहें, तो अल्टीमेटली यू रीच अ प्लेस जहाँ पे जो स्टार्स हैं वो आसमान से उतर के नीचे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट द ग्रीक्स बिलीव, आउटर ओशन, बिल्कुल ठीक, ओशन के बिल्कुल एज पे। तो दे आर सेइंग कि हो सकता है कि हम अपने सफर पे चलते वहाँ तक भी पहुँच जाए, ठीक है। अंटिल आई डाई का मतलब ही क्या है कि इट्स अ जर्नी दैट इज नॉट गोइंग टू एंड अंटिल यू डाई, और इससे फायदा क्या होगा कि आपकी जिंदगी जो है वो जाए, उसमें नए एडवेंचर्स होंगे, बोरिंग नहीं होगी, और आपको एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे आप। क्लियर एवरीवन? तो वेस्टर्न स्टार्स का मतलब है एक ऐसा समंदर का हिस्सा जो कि ग्रीक्स बिलीव करते हैं बिल्कुल एज है दुनिया की, और उस एज के ऊपर दे बिलीव कि जो स्टार्स हैं वो आसमान से उतर के दे डिसेंड अपॉन द ओशन, आगे वो ओशन में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, एज इट इज अ ग्रीक मिथोलॉजी। चलिए भाई, क्लियर एवरीवन? अब द लास्ट स्टैंजा, जल्दी आगे लास्ट स्टैंजा में। इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन, ही इज बीइंग वेरी रियलिस्टिक हियर। कहने का जरूरी नहीं है कि हम सफर पे निकलेंगे तो चलते चलते हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं और हमारा बस चलता रहे सफर और सब कुछ अच्छा होता रहे। वो कह रहे हैं कुड बी दैट द गर्ल्स का मतलब यहाँ पे ओशन है। कहने का ये भी हो सकता है कि द ओशन, द वाटर विल वॉश अस डाउन, यानी कि हम उसमें डूब जाएं, कोई तूफान आ जाए, कोई कश्ती हमारी कुछ हमारी टूट जाए, हम उसमें मर जाएं। इट मे बी वी शुड टच द हैप्पी आइल्स, लेकिन कहने कि ये भी हो सकता है कि हम हैप्पी आइल्स तक पहुंच जाएं। आइल का मतलब होता है आइलैंड, राइट। और अगेन ग्रीक मिथोलॉजी में हैप्पी आइलैंड या हैप्पी आइल्स कौन सी जगह है, एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे दे बिलीव इनके हीरोज मरने के बाद सारे के सारे वहाँ जाके जमा हो जाते हैं, जितने भी हीरोज हैं इनके, ठीक है।
तो ये सेइंग कि हो सकता है कि हम भूखे मर जाएं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हम हैप्पी आइस तक पहुंच जाएं और वहाँ पे जाके हम देखें ग्रेट एकिलिस को। एकिलिस कौन थे, किसी को याद है? एकिलिस भी ट्रोजन वॉर में शामिल थे एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ग्रीक हिस्ट्री। ग्रेटेस्ट का मतलब है कि वो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत जंग उन्होंने लड़ी हैं, ठीक है। उसमें से एक जंग ट्रोजन वॉर भी है। लेकिन एकिलिस मशहूर क्यों थे? क्योंकि इनके बारे में एक बिलीव था कि थे तो वो गॉड ही, राइट, खुदा थे वो इनके, लेकिन जो इनका एक हील थी, पाउंड थी, ग्रीक्स बिलीव के वो इंसानी हील थी, यानी कि इट हैड द ह्यूमन फॉर्म। बाकी सबके सब ये गॉड थे, कोई इन्हें मार नहीं सकता था। ही वाज क्या कहना चाहिए, एटर्नल, कभी नहीं मर सकते थे। लेकिन वो जो इनकी बस एक पाउंड की हील थी, दैट हैड द ह्यूमन फॉर्म इन इट, और सिर्फ उसी के ऊपर मार के इनको जान से मारा जा सकता था। तो एकिलिस जब मरे थे तो इनके एनिमीज ने उनकी उसी हील के ऊपर इनको मारा था जो कि ह्यूमन फॉर्म में थी, ताकि वो मर जाए, वरना वैसे ही मर ही नहीं सकते थे, बिकॉज ही वाज गॉड, ठीक है। इसीलिए जो एकिलिस हील है वो इसीलिए मशहूर है। सही है एवरीवन, याद रखिएगा इसको जनरल नॉलेज के लिए। अच्छा भाई, तो कहने के हो सकता है हम वहाँ जाकर उन ग्रेट एकिलिस को जाके मिल रहे हैं। दो मच इज टेकन मच अबाइड्स इन दो, कहने के भी सफर है, मच इज टेकन, आपसे कुछ लिया भी जाएगा, आप कुछ हासिल भी करेंगे, आप कुछ लर्न भी करेंगे, ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, सभी चीज़ें होंगी। वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, कह रहे हैं अब यकीनन सी बात है कि वी आर इन आवर ओल्ड एयर्स, हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले हमारे पास थी। और वो स्ट्रेंथ भी कैसे थी? दैट मूव्ड अर्थ एंड हेवन, अगेन हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन, तो यानी कि हम लोग तो अर्थ को हिला देते दूसरी जगह से, हम हेवन को यहाँ से वहाँ हिला देते थे। तो ही सेइंग कि हमने कैसे कैसे काम किए, अब हमारे पास वो नहीं है। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट्स। हेरोइक हार्ट्स का मतलब है हमारे दिल कैसे था, कैसे दिल थे हमारे, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, एडवेंचरस, किसी से ना डरने वाले। टेम्पर का मतलब होता है क्वालिटी, तो इन सबके हार्ट्स में एक क्वालिटी मौजूद थी, और वो क्या थी? टू नेवर बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन, कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी सामने चीज़ मौजूद हो, बट दे वुड ऑलवेज बी लाइक देयर डेविल्स, कि हम हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, लेकिन जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें, तमाम स्ट्रेंथ जो थी, टाइम और फेट, वक्त और जिंदगी की नसीब की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वीक हो गई हैं, अपनी स्ट्रेंथ हमने खो दिया। लेकिन स्ट्रॉन्ग इस चीज़ में रही थी, स्ट्रॉन्ग इन विल, और विल का मतलब क्या होता है? इंसान के इंटेंशन, इंसान का इरादा, राइट। कहते हैं ना, विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आपके पास विल है तो आपके पास वे भी है। यस, हर रूज को जवाब दे, एग्जैक्टली। लेकिन अब उसमें आपने करना क्या है? आपने अपनी विल पावर को रखना है। विल का मतलब क्या है? कि आपके अंदर की एक इंटेंशन कि मुझे क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू, आपकी जिंदगी का कोई पर्पस, कोई मकसद कि भाई ये है जो मुझे करना है। तो कहने कि हम अभी भी, हमारी विल तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इनका क्या है विल, क्या है इनका पर्पस? टू स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? कोशिश करना, राइट। टू सीक, सीक का मतलब कुछ हासिल करना। फाइंड का मतलब कुछ ढूंढना, एंड नॉट टू यील्ड, यील्ड का मतलब हार ना मानना। तो यानी कि व्हाट इज द विल नाउ स्टिल दैट दे हैव, कि हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है, हमें चीज़ों को हासिल करना है, एक्सप्लोर करना है, और हार कभी नहीं माननी है। दिस इज द विल दैट दे हैव, और इसी विल को वो बार बार रिमाइंड करा रही है अपने दोस्तों को, ताकि इवन इन दिस ओल्ड एज वो निकल कर एक और नई जर्नी के ऊपर। क्लियर एवरीवन? चलिए भाई, सबको क्लियर है ये पोएम इसका मतलब? हमारी पोएम एंड भी हो गई है इसी स्टैंजा के साथ। If you have any questions, comment them down under the video. And don't forget to like the video, subscribe the channel, and do give me a recommendation on which specific topics you would like me to cover. Thank you. See you later. Allah Hafiz.